हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी जीआईसीएलटी ग्रेड लेक्चरर की तैयारी भी बिल्कुल मस्त चल रही होगी। तो साथियों, आप जानते हैं मैं आपके जनरल स्टडीज का अध्ययन करा रहा हूँ। जनरल स्टडीज में आज हम डे 53 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जिसमें अभी तक हम 52 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा चुके हैं। साथियों, ये वीडियो आपको शाम को 7 बजे हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर रेगुलरली प्राप्त होता है, जिसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पूर्व में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के जो पूछे गए सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन है उन्हीं का ये संकलन है। और इसमें मैंने सभी क्वेश्चंस को शामिल किया है सिवाय मैथ को छोड़ करके। ठीक है, तो आप जानते हैं कि मैं जो है इस समय 2 दिन जो है प्रैक्टिस करा रहा हूँ। जैसा आज आप प्रैक्टिस करेंगे, 2 दिन आपका टॉपिक वाइज मैटर जिसमें हिस्ट्री और 2 दिन आपका करंट अफेयर्स, यानी 6 दिन इस तरीके से। और संडे को टेस्ट ले लिया जाता है। ठीक है, तो जो कल के डेट में संडे था, तो संडे को जो टेस्ट हुआ, जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बहुत सारे साथियों ने 100% स्कोर प्राप्त किए, बहुत सारे साथियों ने 97-95% स्कोर प्राप्त किया है। ठीक है, और इसके साथ साथ जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ तो उसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं अलग अलग क्वेश्चन से ऑप्शन से संबंधित, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, उनको मैं डिस्कस करता हूँ, जिनको अगर आप नहीं लिखते हैं तो सब भूल जाएगा। और जो है अगर आप लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा समय जाएगा। इसके लिए मैंने एक ग्रुप बनाया है, इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए। एक छोटी सी फीस पे करके आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो साथियों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर लेते हैं पहला क्वेश्चन भैया। 1 मई 2025 में माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला का नाम क्या है? आपको बताना है। रजनी कुमारी, नेहा राठौर, सोनाली ठाकुर और छोंजिज अंगयो। ठीक है, ये नाम है 4। आपको इसी में बताना है कौन सही है। तो ये है भैया करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। आपके इस प्रैक्टिस सेट में सारे क्वेश्चन शामिल किए जा रहे हैं मैथ को छोड़ करके, जो आपको बिल्कुल एग्जाम जैसी फीलिंग देगा। तो आप अगर वीडियोज को रेगुलर ना देखते हो तो जरूर देखा करें। ठीक है, तो इसमें जो सही विकल्प है वो है डी। क्या है? छोजिन अंगयो। क्या नाम है? छोंजिन अंगयो। ठीक है, मई 2025 में हिमाचल प्रदेश की छोंजिन अंगयो माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला बन गई। ठीक है, इसके अलावा वह विश्व की 5वीं दृष्टिहीन महिला पर्वतारोही भी बनी। इससे पहले भी कई चोटियों पर वह चढ़ाई कर चुकी हैं। ठीक है, देखिए इस तरीके से, मतलब एक प्रेरणा की स्रोत है। जिनके पास आंख नहीं है वो भी जो है माउंट एवरेस्ट को फतेह कर रहा है, और हम लोग एग्जाम को लेकर के बहुत परेशान है। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन है। कश्मीर के मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चंद्रापीठ, ललितादित्य, अवंती बर्मन, विद्या। तो यहाँ पर आपको बताना मित्र, सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है बी, यानी ललितादित्य। ठीक है, तो मार्तंड सूर्य मंदिर जम्मू और कश्मीर राज्य के अनंतनाग जिले में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण कारकोट वंश के से संबंधित राजा ललितादित्य मुक्तापीड द्वारा करवाया गया था। यह मंदिर 8वीं शताब्दी का है। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। देखो यहाँ पर जैन कल्प सूत्र की रचना की थी किसने? आपको बताना है। कात्यायन ने, बुद्ध घोष ने, नागसेन ने, भद्र बाहु ने। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखो यहाँ पर यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2021 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, और मैं बार बार इस बात को मेंशन करता हूँ भैया। देखो जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं सिर्फ इतने से मतलब ना रखो, जो क्वेश्चन मैं फैक्ट में बताता हूँ उनसे भी मतलब रखो। ठीक है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा चीज़ों को बताता हूँ। तो यहाँ पर देखो भैया, सही विकल्प है भद्र बाहु। ध्यान से समझिएगा। महान जैन विद्वान हेमचंद्र चालुक्यवंशी नरेश कुमार पाल का राजगुरु था। किसका गुरु था? नरेश, जो चालुक्यवंशी नरेश था, कुमार पाल उसका राजगुरु था। कौन? विद्वान हेमचंद्र। ठीक है, और जिसके प्रभाव स्वरूप वह जैन धर्मानुयायी बन गया। कौन? ये कुमार पाल। ठीक है, और कुमारपाल ने अपने राज्य में अहिंसा का प्रचार किया तथा यज्ञीय हिंसा पर प्रतिबंध लगा दिया, जो बलि वलि दिया जाता था। ठीक है, जैन होते हुए कुमारपाल ने अपने राजगुरु हेमचंद्र के साथ सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर में शिव की अर्चना की थी। ठीक है, बचे हुए भाग का पुनर्निर्माण भी करवाया। और यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कल्पसूत्र की रचना किसने किया था? भद्रबाहु ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते लेते अगला क्वेश्चन भैया। निम्नलिखित में कौन औरंगजेब के शासनकाल का राजकीय इतिहासकार था? ध्यान समझिएगा मित्र, निम्नलिखित में से कौन जो है औरंगजेब के शासनकाल का राजकीय? यहाँ पर देखो, ईश्वरदास नागर, भीमसेन कायस्थ, खफी खान और मोहम्मद काजिम। तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से। जो सही विकल्प है वो है क्या? डी है, मोहम्मद काजिम। देखिए, मुगल शासक औरंगजेब का राजकीय इतिहासकार
मिर्जा मोहम्मद काजिम सिराजी था। कौन? मिर्जा मोहम्मद काजिम सिराजी था। ठीक है, उसने जो है औरंगजेब के पहले 10 सालों का इतिहास लिखा, जिसे आलमगीर नामा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आलमगीर नामा। तो भैया इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आलमगीर नामा किसे कहा जाता है? इसमें सारी महत्वपूर्ण घटनाओं और मशहूर लोगों के हालात इन्होंने नोट किए हैं। ठीक है, उसे बादशाह से सलाह लेने की भी आज़ादी दी गई थी। मतलब ये मोहम्मद काजिम इतना पावरफुल था कि ये बादशाह से सलाह भी ले सकता था। ठीक है, सिराजी ने औरंगजेब की खुलकर तारीफ की और उनके भाइयों को बेसुकाह, नासुजा, तमीज कहकर रुसवा किया है। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। भैया यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से कौन किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक था? बताना है आपको, किताब ए नौरस पुस्तक का लेखक कौन था? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, अली आदिल शाह, कुली कुतुब शाह, अकबर द्वितीय। तो आपको बताना है भैया सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है ए। कौन? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। कौन? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। ठीक है, तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय बीजापुर सल्तनत के आदिल शाही वंश का राजा था। कौन था? आदिल शाही वंश का राजा था। भारतीय इतिहास में आदिल शाही वंश के 5वें बादशाह जगत गुरु बादशाह के नाम से जाने जाते थे। किस नाम से? जगत गुरु बादशाह के नाम से जाने जाते। उन्होंने संगीत के माध्यम से शिया और सुन्नियों के बीच तथा हिंदू और मुसलमानों के बीच सांस्कृतिक सद्भाव बढ़ाने की कोशिश किया था। उन्होंने हिंदू देवी देवताओं सरस्वती माँ और गणेश के सम्मान में गाने गाए और तैयार किए। ठीक है, उन्होंने दक्कनी भाषा में किताब ए नौरस भी लिखा। ठीक है, नौ रसों की पुस्तक नामक एक किताब भी लिखा था। ठीक है, कौन? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने। आगे बढ़ते मित्र, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? 1927, 1928, 1929, 1930। आपको बताना है मित्र सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है सी, 1929। देखो यहाँ पर जिन्ना ने 28 मार्च 1929 को दिल्ली में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा। यह अधिवेशन जिन्ना की अध्यक्षता में ही संपन्न हुआ था। जिन्ना की 14 सूत्री मांगों का कारण नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा को ना देना था। ठीक है, आगे बढ़ते मित्र, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? तो असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, बारदौली कूच, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसमें सही विकल्प है मित्र बी, नमक सत्याग्रह। ध्यान से समझिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान होने वाले नमक सत्याग्रह में रूढ़िवादी एवं कुलीन परिवार की हजारों स्त्रियों ने अपने घर की चार दीवारी को लांघकर सड़क पर आ गई तथा शराब और जो है विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना दिया। साथ ही इनको गिरफ्तार भी किया गया और इनको जेल भी जाना पड़ा, महिलाओं को भी। आगे बढ़ते हैं मित्र अगले क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पर भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। ठीक है, अमेरिका की संविधान से, ऑस्ट्रेलिया की संविधान से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, स्विट्जरलैंड के संविधान से। तो सही विकल्प क्या है मित्र? आपको बताना। सही विकल्प है सी, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के अधिनियम से। ध्यान से समझिएगा मित्र, राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट यानी कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के एक भाग के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नांकित में कौन सही सुमेलित नहीं है? देखो यहाँ पर मतलब 3 ऑप्शन सुमेलित है, एक कोई सुमेलित नहीं है। आपको बताना है वही कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखो बंदी प्रत्यक्षीकरण, टू हैव द बॉडी ऑफ, ठीक है, परमादेश, वी कमांड अधिक, ठीक है, और प्रतिषेध, टू बी सर्टिफाइड, और अधिकार परीक्षा, बाय व्हाट अथॉरिटी। ये है, इस तरीके से क्वेश्चन भाई आया हुआ था आपके एग्जाम में। ये देखो, तो ये इंपॉर्टेंट भी है, आपको जानना भी चाहिए। तो इसमें जो सही विकल्प है वो है सी, प्रतिषेध। टू बी सर्टिफाइड नहीं है। प्रतिषेध का मतलब होता है रिट ऑफ प्रोहिबिशन। क्या होता है? रिट ऑफ प्रोहिबिशन। तो बाकी तीनों मैच्ड हैं, ये तीनों मैच्ड हैं। ठीक है, तो बाकी तीनों मैच हैं, यही एक गलत था यानी सही सुमेलित नहीं था। तो इसका सही सुमेलन क्या होगा? रिट ऑफ प्रोहिबिशन। आगे बढ़ते मित्र अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है?
तो संसद की प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आपको बताना है। संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो इसमें जो सही विकल्प है वो है सी, राष्ट्रपति। देखो यहाँ पर भारत निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से जाना जाता है, एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वर्तमान में इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो मतलब जो पहले हो तक होता है, जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों की आयु जो है, कार्य अवधि जो है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, मतलब इसमें जो पहले होगा उन्हीं तक होता है। तो आगे बढ़ते हैं मित्र अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखो, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध। ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बार बार पूछे जाते रहते हैं, तो हो सके तो इनको आप एक बार पढ़ भी लीजिएगा। देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। सी विकल्प आपका सही है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाए जाने पर उसे स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी किया जाता है। इस लेख के द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले व्यक्ति को यह आदेश देता है कि वह बंदी किए गए व्यक्ति को सशरीर नियत स्थान तथा नियत समय पर उपस्थित करे और न्यायालय उस विवाद को सुनेगा। यदि उसका बंदीकरण अवैध पाया गया तो वह शीघ्र आदेश जारी करेगा। कौन? न्यायालय। तो इस तरीके से भैया आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन, किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? लॉर्ड ब्राइस, आइवर जेनिंग्स, एच.जे. लास्की, के.सी. व्हीलर। तो आपको बताना मित्र सही विकल्प क्या है। तो इसमें सही विकल्प है मित्र डी, के.सी. व्हीलर। क्या है? के.सी. व्हीलर। भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य, यह कथन के.सी. व्हीलर का है। किसका? के.सी. व्हीलर का। जबकि डी.सी. बसु के अनुसार भारत का संविधान एकात्मक तथा संघात्मक का मिश्रण है। किसका? एकात्मक तथा जो है संघात्मक का मिश्रण है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखो, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? तो यहाँ पर देखो भैया, जो सही विकल्प है वो है आपको बताना गंगा, कोसी, दामोदर और गोमती में सही विकल्प है बी, कोसी। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तित करने के लिए कुख्यात है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहते हैं। यह नदी गोसाई धान चोटी के उत्तर से निकलती है। कोसी नदी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। इस नदी की मुख्यधारा अरुणा नदी, जो माउंट एवरेस्ट के उत्तरी ढलान तिब्बत से निकलती है, नेपाल में दीर्घ हिमालय में प्रवेश करने के पश्चात इस नदी के पश्चिम की ओर से सनकोसी आकार मिलती है। यह दोनों नदियां कुछ दूर तक महाभारत श्रेणी के उत्तर के समानांतर बहती हैं और अरुण नदी के मिलने के पश्चात सप्रकोसी कहलाती है। ठीक है। इसकी सहायक नदियों में थारू, सुनकोसी, तामूर कोसी, इंद्रावती, लीख, दूर कोसी, भोट कोसी, तांबा कोसी आदि इनकी जो है सहायक नदियां। किसकी? इन कोसी की। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन में, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखो भैया, ऐसे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन के साथ 3 क्वेश्चन आपके और तैयार होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर नदी है और बांध है, आपको बताना है 3 ऐसे हैं जो सही सुमेलित है, लेकिन एक ऐसा है जो सही सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है कौन सही सुमेलित है। अब सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, खड़ा बांध ये जो है गोलम नदी पर, ठीक है, उकाई बांध ताप्ती नदी पर, पोंग बांध ब्यास नदी पर। तो आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है भैया बी, यहीं पर भाखड़ा नांगल बांध जो है, भाखड़ा बांध ये सतलज नदी पर है, ये गोलम नदी पर नहीं है। बाकी तीनों सही सुमेलित है। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर, उकाई बांध ताप्ती नदी पर और पोंग बांध ब्यास नदी पर। ठीक है। सरदार सरोवर बांध जो है ये कहाँ पर है? नर्मदा नदी में है। ठीक है। इस तरीके से ये विकल्प आपका क्या है? सही है, यही आपका सही सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते मित्र अगले क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है? तो कौन है? गैबन, गुयाना, गिनी, गिनी बिसाऊ। तो यहाँ पर आपको बताना है भैया बी विकल्प सही है। कौन? बी, गुआना। देखो यहाँ पर गुआना जो है दक्षिण अमेरिका के उत्तर मध्य में स्थित है। इसकी राजधानी जॉर्ज टाउन है। कौन? इलाहाबाद वाला जॉर्ज टाउन नहीं, ठीक है, जॉर्ज टाउन इसकी राजधानी है। दक्षिण अमेरिका के उत्तर मध्य में यह स्थित है। कौन? गुआना। और उसकी राजधानी क्या है? जॉर्ज टाउन। गैबन, गिनी व गिनी बिसाऊ अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। देखो
ये तीनों कहाँ के हैं? अफ्रीका महादेश के। ठीक है। बाकी अगर हम बात करते हैं राजधानी की, तो गैबन की जो राजधानी है वो है लिब्रेविल्ले है, और गिनी की राजधानी कहाँ है? ये कोनाक्री है, तथा गिनी बिसाऊ की राजधानी बिसाऊ है। ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ते मित्र अगले क्वेश्चन की ओर। ज्वालामुखी से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? ज्वालामुखी पर्वतों से निम्नलिखित में से कौन सी गैस? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर सही विकल्प क्या है आपको बताना। सही विकल्प है डी, सल्फर डाइऑक्साइड। जब पृथ्वी पर पिघला हुआ पदार्थ, लावा, राख, जलवाष्प, ठोस पदार्थ तथा अन्य गैस से की छिद्र या दरार से होकर बहकर निकलती है, तो उसे क्या बोला जाता है? ज्वालामुखी विस्फोट कहा जाता है। ध्यान से एक बार फिर से समझिएगा। जब पृथ्वी का पिघला हुआ पदार्थ, जैसे जो लावा, राख, जलवाष्प, ठोस पदार्थ तथा अन्य गैस किसी छिद्र या दरार से होकर बाहर निकलते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी पर्वतों में विस्फोट से मुख्यतः जो है जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एवं मीथेन गैसें निकलती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं मित्र अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है? सागौन, ओक, चेस्टनट, जैतून। तो सही विकल्प क्या है? सागौन। भैया ध्यान समझिएगा, सागौन का वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है, बल्कि यह उष्ण कटिबंधीय वनों में पाया जाता है। ओक, चेस्टनट, जैतून भूमध्य सागरीय वनों में पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय बायोम का विस्तार दोनों गोलार्ध में महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। इनके कुछ क्षेत्रों में झाड़ियाँ उगती हैं, जिनमें चैपरॉल जो कैलिफोर्निया में है, माली जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, और मैक्यूस जो कि दक्षिण फ्रांस में है। ठीक है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। उससे पहले भैया वीडियो को अगर अभी तक लाइक ना करे हो तो कह दो, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप ये सब रेगुलर कर दिया करो यार। ठीक है। बहुत मेहनत करना पड़ता है। देखो यहाँ पर जो है ये है, आपको बताना है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये है प्रोजेक्ट हाथी, जैव विविधता अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण प्रोजेक्ट आगे। तो आपको इसमें सुमेलित करना है और इसको क्या करना है? कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है भैया ए, 3, 4, 1, 2। तो पहले नंबर पर वन्य जीव, पहले ध्यान से समझ लीजिए एक बार। ठीक है। तो ये है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ये कब हुआ था? 1972, 1972 में। कब? 1972 में। अब उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर 4 नंबर, ये 1973 में, 1973 में। ठीक है। अब उसके बाद एक प्रोजेक्ट हाथी, ये होता है 1992 में, 1992 में। ठीक है। और उसके बाद जो है अगला है जैव विविधता अधिनियम, ये 2002 में। ठीक है। इस तरीके से ये आपका सही कालक्रम सुमेलित हो गया। देखो इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, अलग अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए इनको आप तैयार रखें। पीडीएफ ग्रुप ना ज्वाइन किया हो तो कर लीजिएगा। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें स्थित है? आपको बताना है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो देखो भैया यहाँ पर सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है ए, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान से समझिएगा, धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार पश्चिम में राजपीपला पहाड़ियों से प्रारंभ होकर महादेव और मैकाल पहाड़ियों के रूप में छोटा नागपुर पठार के पश्चिमी सीमा तक है। ठीक है। इस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है। कौन है? धूपगढ़। ठीक है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के 2 जिलों मंडला और बालाघाट में स्थित है। कहाँ पर? ये कान्हा कहाँ पर है भैया? ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश के 2 जिलों मंडला और बालाघाट में स्थित है। अगर हम बात करें बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये भैया है मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। और माधव ये वाला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है। ठीक है। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं तो अगले क्वेश्चन की ओर। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन है? पायरोमीटर, सिस्मोग्राफ, पॉलीग्राफ, फोनोग्राफ। तो सही विकल्प है भैया यहाँ पर पॉलीग्राफ।
क्या है? पॉलीग्राफ। झूठ का पता लगाने वाले यंत्र को पॉलीग्राफ कहते हैं। पॉलीग्राफ जिसे लोकप्रिय रूप से एक झूठ डिटेक्टर परीक्षण के रूप में जाना जाता है। यह एक उपकरण या प्रक्रिया है जिसमें रक्तचाप, नाड़ी, श्वसन और त्वचा की चालकता जैसे कई शारीरिक संकेतों को मापा जाता है और रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें व्यक्ति के सवालों की एक श्रृंखला पूछी जाती है और पायरोमीटर का प्रयोग उच्च तापमान नापने में किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते मित्र। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कांच का प्रकार पराबैंगनी किरणों को काटता है? सोडा कांच, पायरेक्स कांच, जेना कांच, क्रूक्स कांच। तो सही विकल्प क्या है मित्र? यहाँ पर सही विकल्प है आपका डी। कौन? क्रूक्स कांच, ये वाला। ठीक है, तो क्रूक्स कांच पराबैंगनी किरणों को काटता है। इसमें पराबैंगनी विकिरण का उच्च अवशोषण होता है। इसका उपयोग चश्मे की लेंस बनाने में किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते मित्र। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह यानी Fe विद्यमान होता है? क्लोरोफिल और कोलेजन, केराटिन, मायोग्लोबिन। तो आपको बताना भैया, लौह यानी आयरन। तो प्राकृतिक पदार्थ जो मायोग्लोबिन है में आयरन विद्यमान हो जाता है। ठीक है, कशेरुक प्राणियों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ऑक्सीजन गैस फेफड़ों में प्रवेश करती है, जहां ऑक्सीजन का आंशिक दाब तुलनात्मक रूप से अधिक होता है। जहां हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाधित होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो ऊतकों में जाकर इस ऑक्सीजन को मायोग्लोबिन में स्थानांतरित कर देता है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया, इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? देखो यहाँ पर, खसरा, रेबीज, पोलियो, क्षय रोग। तो आपको बताना मित्र सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है डी, क्षय रोग। क्षय रोग विषाणु जनित रोग नहीं है, यह जीवाणु जनित रोग है। कौन है? जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, तो जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है, इसमें सामान्यतः टीबी के नाम से इसको जाना जाता है। बाकी अगर हम बात करें खसरा की, रेबीज की, पोलियो की, तो ये सब क्या है? ये सब भैया वायरस जनित रोग हैं, जिनकी विषाणु का अगर हम नाम करें तो मार्बिली जो कि खसरा का, रैब्डो जो कि रेबीज का, और पोलियो जो कि पोलियो माइलाइटिस नामक, ये क्या है? इनके विषाणु का नाम। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया, बेसिक निम्न में कौन सी भाषा है? तो प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ए एंड बी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है भैया सही विकल्प क्या है। तो यहाँ पर सही विकल्प है ए, प्रोसीजरल। ठीक है, प्रोसीजरल भाषा का उदाहरण फोर्ट्रान, एल्गोल, कोबाल एवं बेसिक आदि है, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा का उदाहरण जावा, पाइथस और पीएचपी, रूबी आदि है। इस तरीके से आगे बढ़ते मित्र। अगला क्वेश्चन, निष्पादन बजट की अवधारणा ली गई कहाँ से? आपको बताना है जर्मनी से, इंग्लैंड से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, फ्रांस से। तो निष्पादन बजट ये लिया गया भैया संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ से? यूएसए से। किसी राज कार्य के परिणामों को आधार मानकर मनाए जाने वाले बजट को निष्पादन बजट कहते हैं। विश्व में सर्वप्रथम निष्पादन बजट की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। अमेरिका ने सर्वप्रथम 1949 में प्रशासनिक सुधारों के लिए हूपर आयोग का गठन किया था। ठीक है, इसी आयोग की सिफारिश के आधार पर अमेरिका में निष्पादन बजट की शुरुआत की गई। आगे बढ़ते मित्र। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, भारतीय आयकर की प्रवृत्ति है कौन? प्रतिगामी, प्रगतिशील, आनुपातिक, सभी के लिए स्थिर। तो यहाँ पर सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है बी, प्रगतिशील। प्रगतिशील सामान्यतः यह माना जाता है कि भारतीय आयकर एक प्रगतिशील कर है, क्योंकि आय वृद्धि के साथ साथ कर जो है 10% से बढ़कर के 20% तक, तथा इसके बाद बढ़कर यह कर 30% से भी वृद्धि होती है। कुल मिलाकर यह प्रगतिशील एवं अनुपातिक प्रणाली का मिश्रण है, इसलिए इसे हम ऊर्ध्वतल या ऊर्ध्वगामी डिग्रेसिव टैक्स भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते मित्र अगले क्वेश्चन को, भारत में निम्नलिखित में से कौन एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है? तो गेहूं, चावल, चीनी और दालें। आपको बताना है मित्र सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है डी। देखो यहाँ पर भारत जो है दाल का आयातक देश है।
इसे यह निर्यात नहीं करता। किसको? दालों को निर्यात नहीं करता। दालों के उत्पादन एवं उत्पादकता की कमी को वित्त मंत्री ने गंभीरता से लिया। इन्होंने इसका सबसे प्रमुख कारण उन्नत तथा प्रमाणित बीजों की अनुपलब्धता को बताया है। शीघ्र ही ब्रीडर फाउंडेशन तथा प्रमाणित बीजों के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे के लिए भारतीय दाल शोधन संस्थान कानपुर, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय बीज निगम ICAR, IFFCO, NAFCI बैठक में योजना निर्धारित की जाएगी। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। टी माल्थस ने दी माल्यूसियन थ्योरी, क्या है? दी माल्यूसियन थ्योरी नामक सिद्धांत, जो प्रसिद्ध सिद्धांत है, उसको प्रतिपादित किया था, जो किससे संबंधित है? निर्धनता से, जनसंख्या से, बेरोजगारी से, अर्थव्यवस्था से। आपको बताना मित्र सही विकल्प क्या है। तो सही विकल्प है भैया यहाँ पर बी, जनसंख्या से। ठीक है। टी माल्थस ने दी माल्यूसियन थ्योरी जो है नामक सिद्धांत जनसंख्या के संदर्भ में प्रतिपादित किया। माल्थस ने अपने जनसंख्या सिद्धांत में बताया कि जनसंख्या जीवन निर्वाह के साधनों से तीव्र गति से बढ़ रही है। जनसंख्या जामित दर से 1, 2, 4, 8 यानी 16 इस तरीके से मल्टीप्लाई हो रही है, जबकि खाद्य सामग्री हमारी कि उसकी गति 1, 2, 3, 4, 5 करके बढ़ रही है इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर भैया। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, हापुड़। 4 हा है, इसमें आपको बताना सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है भैया डी, हापुड़। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ है, जो 660 किलोमीटर में फैला हुआ है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो लखीमपुर खीरी, जो कि 7680 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, जो कि सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। आगे बढ़ते हैं मित्र अंतिम क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है कौन? धोबिया, राई, सायरा, उपर्युक्त सभी। तो सही विकल्प है भैया डी, उपर्युक्त सभी। ये सभी जो है तीनों प्रमुख नृत्य हैं, धोबिया, राई, सायरा। ठीक है। तो धोबिया राग जो है धोबी जात द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। राई जो है बुंदेलखंड क्षेत्र, हमारे यहाँ चित्रकूट, बांदा, महोबा, इन सारे क्षेत्रों में चलता है। बुंदेलखंड की महिलाएं द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी पर तथा सायरा अंदाज में मतलब इसको गाया जाता है। अगर हम बात करें सायरा का, तो ये बुंदेलखंड के किसानों द्वारा फसल काटने के समय किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है। तो इस तरीके से आपने 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट करिएगा। PDF ग्रुप ना ज्वाइन किए हो तो कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।